तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है। अदालत के बाहर परी पूरी तरह से टूटी हुई नजर आती है। उसकी आंखों में डर है, चेहरे पर घबराहट और मन में अनगिनत सवाल। कोर्ट का सख्त माहौल और गौतम की तीखी दलीलें उसे अंदर तक झकझोर चुकी होती हैं। रणविजय के पक्ष में गौतम को खड़ा देखकर उसका भरोसा जैसे चकनाचूर हो गया हो। वह खुद को संभाल नहीं पाती और मां तुलसी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। कांपती आवाज में परी अपना सबसे बड़ा डर जाहिर करती है। वह कहती है कि उसे लग रहा है कि वह यह केस हार जाएगी। गौतम जिस तरह से रणविजय का साथ दे रहे हैं, उससे उसे डर है कि रणविजय जीत जाएगा और फिर उसकी मासूम बच्ची को उससे छीन लिया जाएगा। एक मां के लिए इससे बड़ा डर कुछ नहीं हो सकता। परी को इस हाल में देखकर तुलसी उसे दिलासा देती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि सच की जीत जरूर होगी। लेकिन परी को संभालते संभालते तुलसी के मन में अपने बेटे गौतम के लिए गुस्सा उमड़ने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका बेटा आखिर अपनी ही बहन के खिलाफ इस हद तक कैसे जा सकता है। तभी तुलसी की नजर सामने से आते हुए गौतम पर पड़ती है। वह परी को वहीं रुकने का इशारा करती है और खुद तेज कदमों से गौतम की तरफ बढ़ जाती है। तुलसी गौतम का रास्ता रोककर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक मां का दर्द भी है और गुस्सा भी। बिना किसी भूमिका के वह उस पर बरस पड़ती है। वह पूछती है कि उसने यह क्या कर दिया। आज कोर्ट में उसने अपनी ही बहन की इज्जत सरेआम उछाल दी। तुलसी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने उसे आगे बढ़ना सिखाया है, जीतना सिखाया है, लेकिन कभी गलत का साथ देना नहीं सिखाया। वह कहती है कि बहन को बदनाम करके अगर उसे जीत भी मिल जाए तो वह जीत नहीं बल्कि हार होगी। इसी दौरान मिहिर भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन आज गौतम किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। वह तुलसी के सवालों का जवाब देने के बजाय उसी पर सवाल दागने लगता है। गौतम सीधे सीधे तुलसी पर फर्क करने का आरोप लगा देता है। वह कहता है कि तुलसी को करण की हर खबर रहती थी, लेकिन उसके बारे में कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। वह तंज कसते हुए कहता है कि तुलसी ने उसे बस कुछ फोन किए और जब उसने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने मान लिया कि सब ठीक है। लेकिन अगर करण फोन नहीं उठाता तो तुलसी पूरा शहर और शायद पूरा न्यूयॉर्क तक सिर पर उठा लेती। गौतम की ये कड़वी बातें सुनकर तुलसी एक पल के लिए खामोश हो जाती है। उसका सिर अपने आप झुक जाता है, जैसे कहीं न कहीं वह अपने बेटे की बातों में छिपे दर्द को महसूस कर रही हो। इसके बाद गौतम वहां खड़े पूरे परिवार पर भी निशाना साधता है। जब शोभा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वे सब एक परिवार हैं और परी उसकी बहन है, तो गौतम कटाक्ष करते हुए याद दिलाता है कि जिस बहन की बात वे कर रहे हैं उसने भी कभी उसे याद नहीं किया। गौतम फिर तुलसी से सवाल करता है कि जब उसने फोन नहीं उठाया तो क्या एक बार भी उनके मन में यह ख्याल नहीं आया कि उनका बेटा किसी मुसीबत में हो सकता है? क्या उन्हें यह डर नहीं लगा कि वह जिंदा भी है या नहीं? तुलसी खुद को संभालते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि एक मां होने के नाते वह हमेशा अपने सभी बच्चों की फिक्र करती है। वह गौतम से पूछती है कि क्या उसके अपने बच्चे उससे दूर हों तो क्या उसे उनकी चिंता नहीं होगी। ठीक वैसे ही वह भी अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है। लेकिन तभी गौतम के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और कड़वाहट उभर आती है। वह तुलसी और मिहिर की आंखों में देखते हुए कहता है कि उन्हें और पूरी दुनिया को यही लगता है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब कुछ सही है। फिर वह भारी मन से सच कबूल करता है कि उसने अपनी मां से झूठ बोला था। असलियत यह है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। दामिनी उसे और बच्चों को छोड़कर जा चुकी है। यह सुनते ही तुलसी, मिहिर और वहां मौजूद पूरा परिवार सन्न रह जाता है। जिस बेटे की खुशियों पर उन्हें हमेशा गर्व रहा, वह अंदर से इतना टूटा हुआ है, यह जानकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
गौतम आगे बताता है कि दामिनी ने बच्चों को उसके खिलाफ भड़का दिया और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। वह रोते हुए कहता है कि उसने कई साल बिल्कुल अकेले और बिना किसी सहारे के गुजारे हैं। गौतम उस वक्त को भी याद करता है जब उसे सच में अपने माँ बाप और पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा था कि वह घर लौट आएगा, लेकिन तभी उसे यह एहसास हुआ कि परिवार का सारा प्यार सिर्फ करण और उसकी पीढ़ी के लिए है। जब उसे पता चला कि तुलसी ने अपनी सारी जायदाद करण के बेटे पार्थ के नाम कर दी है, तो उसे लगा कि उसके हिस्से में कुछ भी नहीं है। वह तंज कसते हुए कहता है कि शायद उसका नाम गौतम रखकर ही तय कर लिया गया था कि उसे सांसारिक सुखों से दूर रखा जाएगा। गौतम शिकायत करता है कि उसे पता चला कि परी को स्त्रीधन मिला और माँ को भी सब कुछ मिला, लेकिन उसे क्या मिला। तुलसी समझाने की कोशिश करती है कि अगर बात सिर्फ पैसों की थी तो वह उनसे मांग सकता था, लेकिन गौतम साफ कहता है कि बात पैसों की नहीं बल्कि अपनेपन और हक की थी। वह घर का सबसे बड़ा बेटा है और उसे हर चीज पर पहला हक मिलना चाहिए था, लेकिन उसे तो घर से निकाल दिया गया और बड़ी आसानी से भुला दिया गया। वह बताता है कि उसने कभी रोध होकर या ड्रामा करके कुछ मांगना नहीं चाहा, क्योंकि उसे लगा कि जो चीज हक से न मिले वह भीख या खैरात जैसी होती है। इस पर मिहिर का सब्र टूट जाता है। वह गौतम को डांटते हुए कहता है कि वह अपने ही पिता से खैरात की बात कैसे कर सकता है। मिहिर उसे यकीन दिलाता है कि वह उनका अपना खून है और उस पर उनका पूरा हक है, लेकिन गौतम मिहिर की बात पर हंस पड़ता है। वह कहता है कि जिसे वे परिवार कह रहे हैं वह तो पिछले 6 सालों से साथ ही नहीं है। वह याद दिलाता है कि माँ घर छोड़ चुकी है। फिर वह मिहिर की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसके रिश्तों और नई जिंदगी पर कटाक्ष करता है। वह कहता है कि मिहिर अपनी जिम पार्टियों और दूसरी शादी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए वक्त ही नहीं मिला। मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम बेफिक्री से कह देता है कि जो सच है वही बोलना पड़ेगा। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब गौतम तुलसी से एक ऐसा सवाल करता है जो सीधे उसके दिल पर वार करता है। वह पूछता है कि आखिर करण में ऐसी क्या खासियत थी कि उसे सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार मिला, जबकि वह उनका खून भी नहीं था। गौतम का यह सवाल तुलसी को भीतर तक झकझोर देता है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह उस सबसे दर्दनाक जख्म को कुरेद देता है जिसे तुलसी सालों से अपने सीने में दबाए जी रही थी। वह अंश का जिक्र करता है और याद दिलाता है कि अंश तो उनका सगा बेटा था, फिर भी उसके साथ क्या हुआ। वह कड़वे शब्दों में कह देता है कि तुलसी ने ही अंश की जान ली थी। यह सुनते ही तुलसी जैसे टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कांपती आवाज में सफाई देती है कि अंश के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसे हर पल याद रहता है और वही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वह ईश्वर को गवाह मानकर कहती है कि उसने कभी करण, गौतम, शोभा, परिया किसी भी बच्चे के बीच फर्क नहीं किया। उसके लिए सभी बच्चे बराबर थे और रहेंगे। लेकिन गौतम अब किसी भी सफाई को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि काश उनके कहने और करने में फर्क न होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसी के साथ गौतम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुना देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि आज से उसका तुलसी और मिहिर से कोई रिश्ता नहीं है। वह कहता है कि पिछले 7 सालों में उसने एक कड़वा सच सीख लिया है कि चाहे बेटा हो, पत्नी हो या माँ बाप, आखिर में सब अपने लिए ही जीते हैं। इसलिए अब वह भी सिर्फ अपने लिए जिएगा। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे उसकी जिंदगी में सिर्फ मेहमान बनकर आएं और चले जाएं, लेकिन किसी भी तरह का दखल न दें। खुद को पूरी तरह अकेला घोषित करते हुए वह वहां से चला जाता है। गौतम के जाते ही तुलसी पूरी तरह बिखर जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और मिहिर से पूछती है कि आखिर उनसे कहाँ गलती हो गई। उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, फिर आज उन्हें यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है। मिहिर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। अगले सीन में गौतम अपने घर में अकेला नजर आता है।
वह शराब के नशे में डूबा हुआ है और उसका दिमाग अतीत की गलियों में भटक रहा है। उसे बचपन के वो पल याद आते हैं जब तुलसी उसे प्यार से गोद में लिया करती थी। फिर उसे वह बात भी याद आती है जब उसने तुलसी से कहा था कि अगर उसे थोड़ा सा भी प्यार और भरोसा मिला होता तो शायद वह इस रास्ते पर नहीं भटकता। उसे वह दिन भी याद आता है जब उसने घर में अपना हक मांगा था और तुलसी ने साफ मना कर दिया था। तुलसी ने कहा था कि उसकी जिद के लिए वह शांतिनिकेतन और वीरानी इंडस्ट्रीज के टुकड़े नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए गौतम को रिश्ता ही क्यों न तोड़ना पड़े। अपने दर्द को समझाने और खुद को यकीन दिलाने के लिए गौतम एक तराजू उठाता है। वह तराजू के एक पलड़े में बर्फ का छोटा सा टुकड़ा रखता है और खुद से कहता है कि जब तक करण इस घर में नहीं आया था तब तक परिवार में उसका पलड़ा भारी था। फिर वह दूसरे पलड़े में ढेर सारी बर्फ रख देता है जिससे वह पलड़ा नीचे झुक जाता है। यह उसके लिए इस बात का प्रतीक होता है कि करण के आते ही परिवार का सारा प्यार और ध्यान उसकी तरफ चला गया। गौतम को महसूस होता है कि जैसे करण का वजन बढ़ता गया और वह खुद हल्का होता चला गया, यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी ही मायने नहीं रखने लगी। लेकिन अब गौतम यह तय कर लेता है कि वह इंसाफ खुद करेगा। वह कहता है कि अब वजन कहाँ होगा और कितना होगा यह वह खुद तय करेगा। वह अपने पलड़े में ढेर सारे सिक्के डाल देता है जिससे उसका पलड़ा भारी हो जाता है। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह ऐलान करता है कि अब वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। इस बार गौतम का पलड़ा भारी रहेगा और आने वाला कल वीरानी खानदान के लिए बहुत भारी साबित होगा। बदले की आग उसकी आंखों में साफ नजर आती है। इसके बाद कहानी का रुख बदलता है और अगला सीन देव के कमरे में आता है। देव गहरी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, तभी पार्थ उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे जगा देता है। देव चिढ़ जाता है और कहता है कि उसका अच्छा खासा सपना टूट गया। पार्थ उसे याद दिलाता है कि उसे ऑफिस जाना है, लेकिन देव हमेशा की तरह लापरवाही से जवाब देता है कि वह काम के लिए नहीं बल्कि आराम के लिए पैदा हुआ है। उसके हिसाब से ऑफिस जाना पार्थ और ऋतिक जैसे स्ट्रगलर्स का काम है। तभी देव के फोन पर सलोनी का वीडियो कॉल आता है। देव कॉल उठाने से कतराता है, लेकिन पार्थ जानबूझकर कॉल उठा लेता है और सलोनी से कह देता है कि देव उससे बात करने के लिए बेताब है। सलोनी को स्क्रीन पर देखते ही देव की नींद उड़ जाती है और वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। वह झूठ बोलता है कि वह ऑफिस के किसी जरूरी काम में बिजी है ताकि सलोनी को शक न हो। तभी सलोनी खुशी खुशी बताती है कि वह शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई आ रही है और वे मिल सकेंगे। देव बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। फोन रखते ही पार्थ देव पर भड़क उठता है। वह उसे याद दिलाता है कि अगर सलोनी मुंबई आ गई तो उसे पता चल जाएगा कि तुलसी बा अब शांतिनिकेतन में नहीं रहती। यह सुनते ही देव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पार्थ उसे चेतावनी देता है कि जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। वह कम से कम कोर्ट चलने के लिए कहता है, जहां आज परी की अहम सुनवाई है। लेकिन देव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कहता है कि वह घर से ही दुआ कर लेगा और चादर तानकर फिर से सो जाता है। अगले सीन में कोर्ट में फैसले से ठीक पहले का माहौल दिखाया जाता है। तुलसी परी को समझाती है कि नतीजा चाहे जो भी हो, उसे कमजोर नहीं पड़ना है। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। जज फैसला सुनाने से पहले पूछती हैं कि क्या किसी पक्ष को आखिरी बार कुछ कहना है। तभी हेमंत खड़ा होता है और अपनी बात रखने की अनुमति मांगता है। अनुमति मिलने पर हेमंत कहता है कि यह केस उनके लिए बेहद निजी है, क्योंकि परी उसकी भतीजी है। वह साफ शब्दों में कहता है कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि उस औरत के हक की है जो रोज घरेलू हिंसा और बेइज्जती सह रही है। वह यह भी मानता है कि परी से अतीत में गलतियां हुई हैं, उसने नादानियां की हैं, लेकिन वह सवाल उठाता है कि क्या एक पुरानी गलती की सजा उसे जिंदगी भर मिलनी चाहिए। जिस इंसान को उसने प्यार समझकर सब कुछ दिया, वही आज उसे गालियां देता है और मारता पीटता है।
हेमंत बड़ी सुलझी हुई सोच के साथ गौतम की दलीलों का भी जवाब देता है। वह कहता है कि अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि परी चालाक है या इस रिश्ते में धोखा दे रही है, तो फिर ऐसी शादी को ढोने का क्या मतलब है। जहां भरोसा नहीं, जहां इज्जत खत्म हो चुकी है और जहां रिश्ता बोझ बन गया है, उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। वह दलील देता है कि झूठ की बुनियाद पर टिके रहने से अच्छा है कि दोनों अलग हो जाएं और खुद के साथ ईमानदार रहें। अंत में हेमंत जज से निवेदन करता है कि इस बेईमानी रिश्ते को खत्म करते हुए परी और रमणी जी का तलाक मंजूर किया जाए। इसी भावुक और निर्णायक मोड़ के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।